हेलो स्टूडेंट्स। तो आप सभी का स्वागत है एकेएम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। इससे जो अभी इसका प्रीवियस लेक्चर हमने इसमें किया था, तो अब हम क्या है इस यूपीपीएससी लेक्चर का सब्जेक्टिव पेपर का सिलेबस यहाँ पे कर रहे हैं, जिसमें जो पहला चैप्टर हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसका एक लेक्चर हमने कर लिया था, जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन बिहेवियर, क्वांटम नंबर्स और ऑर्बिटल्स एंड देयर शेप्स, ये वाले टॉपिक कवर कर लिए थे। यहाँ तक ये टॉपिक हमने यहाँ पर कवर कर लिए थे, और आज हम इसके आगे के टॉपिक कवर करेंगे, जैसे रूल्स फॉर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस ऑर्बिटल्स ऑफ सबशेल्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स, और इसी के साथ ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आइए अब हम बिना देर किए अपने टॉपिक देख लेते हैं। ये अच्छा, हाँ, ऑर्बिटल्स की अगर हम बात करें तो कई बार ऑर्बिटल्स में आपको नोड्स भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, ये नोड्स इन ऑर्बिटल्स। तो नोड्स क्या होते हैं ऑर्बिटल्स में? नोड्स वो स्पेस है ऑर्बिटल्स के जिसमें इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी आपकी नेग्लिजिबल होती है। ठीक है ना, नोड्स क्या है? दो स्पेस ऑफ ऑर्बिटल्स, दो स्पेस ऑफ ऑर्बिटल्स वेयर इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी इन ऑर्बिटल्स ऑलमोस्ट जीरो। ठीक है, ऑलमोस्ट जीरो ना के बराबर होती है। ठीक है ना, तो नोड्स के जो टाइप्स हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। ठीक है, ऑर्बिटल्स में आपके टू टाइप्स के नोड्स एग्जिस्ट करते हैं। टू टाइप्स ऑफ नोड्स आर फाउंड इन ऑर्बिटल्स। एक होता है हमारा एंगुलर नोड और एक होता है हमारा रेडियल नोड। ठीक है, ऑर्बिटल में आपके टू टाइप्स के नोड होते हैं, जहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो होती है। तो एंगुलर नोड की अगर हम बात करें तो एंगुलर नोड आपका इक्वल टू एल होता है, प्लस सब्सिडरी क्वांटम नंबर के इक्वल होगी इसकी वैल्यू। मान लीजिए हमारा पूछ लिया जाता है आपसे कि 3s ऑर्बिटल में कितने नोड्स होंगे, एंगुलर नोड्स होंगे, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? क्योंकि ये एस ऑर्बिटल है, तो एस ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू क्या होती है? जीरो। तो एंगुलर नोड भी क्या हो जाएगा? जीरो। एंगुलर नोड भी आपके क्या हो जाएंगे? जीरो। अब चाहे फिर वो 4s के लिए ही क्यों ना पूछ लिया जाए, क्योंकि s की वैल्यू तो सेम ही रहेगी, चाहे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेंज हो रहा है तब भी। यहाँ पर भी l की वैल्यू क्या है? जीरो है। तो एंगुलर नोड यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? एंगुलर नोड यहाँ पर भी जीरो हो जाएगा। ठीक है ना, अगर मान लीजिए हमसे पूछ लिया जाएगा 3p के केस में एंगुलर नोड की वैल्यू क्या होगी? 1 हो जाएगी। इसी तरह अगर 4p के लिए पूछा जाएगा तब भी एंगुलर नोड की वैल्यू 1 ही रहने वाली है। ठीक है ना, क्योंकि एंगुलर नोड हमारा क्या होता है? एल की वैल्यू के इक्वल होता है। तो 3p के केस में भी 1 नोड देखने को मिलेगा आपको, एंगुलर नोड, और 4p के केस में भी आपको एंगुलर नोड आपका 1 ही देखने को मिलेगा। ठीक है ना, अब बात करें रेडियल नोड की, तो रेडियल नोड आपका इक्वल होता है n-1 माइनस एल के, n-1 - l के। ठीक है ना, ये हमें रेडियल नोड मिल जाएगा। तो अगर मान लीजिए आपको 3s के लिए पूछ लिया गया रेडियल नोड, तो रेडियल नोड 3s के केस में क्या हो जाएगा? 3, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या है? 3 -1, और एल की वैल्यू क्या है? जीरो। तो क्या हो जाएगा? 2। 2 रेडियल नोड्स मिल जाएंगे आपको 3s में। ठीक है, फिर अगर मान लो आपको 4s के लिए पूछ लिया गया, 4s के लिए तो क्या हो जाएगा? 4 -1 -0। ठीक है ना, n-1 -l फॉर्मूला है, तो 4 में से क्या होगा? -1, और l की वैल्यू 0 है, तो -0, तो कितना हो जाएगा? 3 रेडियल नोड। तो आप क्या देख रहे हो कि एंगुलर नोड तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू चेंज होने पर चेंज नहीं हो रहा था, वो टोटली किस पर डिपेंड कर रहा था?
आपके सब्सिडरी क्वांटम नंबर या एजीमुथल क्वांटम नंबर पे डिपेंड कर रहा था। लेकिन वहीं पे आपका जो एंगुलर रेडियल नोड है उसकी वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड कर रही है। जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे आपके नोड्स की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। ठीक है। और अगर टोटल नोड्स आपको किसी वजह से पूछ लिया जाता है, टोटल नोड्स इन ऑर्बिटल्स, टोटल नोड्स इन ऑर्बिटल्स, तो क्या हो जाएगा n माइनस एल हो जाएगा। ठीक है ना, n माइनस एल। ठीक है, ये आपका टोटल नोड्स हो जाएंगे, सॉरी n माइनस वन टोटल नोड्स इन ऑर्बिटल्स क्या हो जाएंगे n-1। देखो यहाँ से जो ये फॉर्मूला है इन दोनों के फॉर्मूले के सम से आ जाएगा ना। एंगुलर नोड क्या था आपका, एंगुलर नोड था l, और इसमें अगर हम प्लस करेंगे n-1 माइनस एल तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल नोड्स। टोटल नोड्स जो होंगे वो किसके इक्वल होंगे, रेडियल नोड और एंगुलर नोड के सम के इक्वल। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एल और एल कैंसिल हो जाएगा और क्या मिल जाएगा n-1, ये हमें टोटल नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये भी हमने थोड़ा सा देख लिया, ये भी पूछा जा सकता है। अब जो हमारा मेन टॉपिक है वो है एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स देख लेते हैं। एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो जो एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स है वो आपके बोरबरी रूल से डिसाइड होती है। इसे बोरबरी रूल के नाम से जानते हैं, बोरबरी रूल, या इसी को मैथमेटिकली क्या है n+l रूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, n+l रूल। तो हमने क्या करना होता है इसमें कि जिसकी n+l की वैल्यू ज़्यादा होगी, n+l की वैल्यू जिसकी क्या होगी, ग्रेटर होगी, n+l वैल्यू जिसकी ग्रेटर होगी जिस ऑर्बिटल के लिए, n+l वैल्यू ग्रेटर फॉर एन ऑर्बिटल, इट विल हैव ग्रेटर एनर्जी। ठीक है, उसकी एनर्जी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, हाइयर एनर्जी का होगा। जैसे एग्जांपल से देख लेते हैं हम इसे। मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक है हमारे पास 4s और एक है हमारे पास 4p। ठीक है, इस तरह से हमने ले लिया। तो यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू सेम है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू तो क्या है, सेम है। n की वैल्यू आपकी दोनों के लिए ही 4 है, लेकिन l की वैल्यू में चेंज है। ठीक है ना, तो अब अगर हम देखेंगे तो इसके लिए क्या बनेगी वैल्यू, 4+0। ठीक है, और इसके लिए वैल्यू क्या बनेगी, 4+1। तो क्या हो जाएगा, इसके लिए आ जाएगी वैल्यू 4 और इसके लिए आ जाएगी 5। तो एनर्जी किस ऑर्बिटल की ग्रेटर हो जाएगी, आपकी 4p की। तो 4s से आपकी 4p की एनर्जी ग्रेटर होगी। ठीक है, अच्छा, ये तो इसका एक पार्ट था इस रूल का। और दूसरा पॉइंट होता है इस रूल का कि किसी वजह से जब n+l की वैल्यू क्या हो जाए, सेम हो जाए। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको पॉइंट लिख देता हूँ कि टू orbitals if two orbitals have same n+l value, if two orbitals have same n+l value, then the orbital whose n value means principal quantum number value is greater also have higher energy value, higher energy value। ठीक है, इस एग्जांपल से भी हम देख लेंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी दो ऑर्बिटल्स के लिए n+l की वैल्यू सेम आ जाएगी तो ऐसे केस में क्या होगा, उस ऑर्बिटल की एनर्जी ग्रेटर होगी जिसके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इसे अभी हम एग्जांपल से देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास क्या है, 4s है और एक है 3p। एक क्या हमारे पास 4s है और एक ऑर्बिटल है 3p। तो अब इनके अगर हम n+l वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, n की वैल्यू है 4 और l की वैल्यू 0।
इसके केस में n की वैल्यू क्या है 3 और l की वैल्यू 1, ठीक है। तो इसके लिए भी क्या हो जाएगा, टोटल n प्लस एल की वैल्यू 4 और इसके लिए n प्लस एल की वैल्यू 4। तो अब यहाँ पर n प्लस एल की वैल्यू क्या आ गई, दोनों के लिए इक्वल आ चुकी है, सेम वैल्यू आ चुकी है। तो अब किस ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा होगी, जिसकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू ज़्यादा है। तो अब ऐसे केस में आपकी 4s ऑर्बिटल की एनर्जी 3p से ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इस तरह से ही हमें क्या है, ऑर्बिटल की एनर्जी हम पाते हैं, ठीक है ना। तो जब आप इलेक्ट्रॉन फिलिंग करोगे तो इसी को ध्यान में रखना होता है। तो इसलिए जो आपने देखा होगा हम इस तरह से ऑर्बिटल को अरेंज करते हैं कि 1s, फिर उससे ज़्यादा किसका होता है 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर उसके बाद आ जाता है आपका 3d, फिर आता है 4s, फिर 4p, फिर 5s, फिर 5p, फिर 6s, फिर 5d, ठीक है, फिर 6p, फिर उसके बाद आ जाता है आपका देख लेना आप, है ना। फिर उसके बाद 4f आ जाएगा, ठीक है। तो वो आप चेक कर लेना, ठीक है, वो n प्लस एल रूल से आपको पता भी चल जाएगा। तो इसके लिए देखो आप, n प्लस एल की टोटल वैल्यू कितनी बनेगी 1, इसके लिए n प्लस एल की टोटल वैल्यू कितनी बनेगी 2, इसके लिए n प्लस एल की वैल्यू कितनी बनेगी 3, इसके लिए n प्लस एल की वैल्यू कितनी बनेगी 3। अब देखो इन दोनों के लिए क्या बनी थी वैल्यू, 3 बन गई थी n प्लस एल की वैल्यू 3, इसके लिए भी 3। लेकिन इसकी एनर्जी क्यों ज़्यादा हो रही है, क्योंकि इसके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू ज़्यादा है। अब इसकी n प्लस एल की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, ठीक है ना, और इसकी n प्लस एल की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, ठीक है ना। इसकी n प्लस एल की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, इसकी n प्लस एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी n प्लस एल की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, 4 + 1 5, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैंने इसे जैसे बाद में लिख दिया, पर इसको एग्जैक्ट कहाँ आना चाहिए था, इसको पहले आना था, ठीक है, और इसको बाद में आना था, ठीक है। क्योंकि 3 और एल की वैल्यू कितनी होगी 2, तो 3 + 2 5, और ये क्या हो गया है 4s, इसकी 4 आएगी, है ना, 4 + 0 4। तो कहने का मतलब 4s पहले आएगा, 3d बाद में जाएगा। ये हमें कैसे पता चल रहा है, इस n + l रूल से ही पता चल रहा है, ठीक है ना। तो अगर आपको पूछा जाता है कि किन्हीं दो ऑर्बिटल में किस ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होगी, ग्रेटर होगी, तो आपने क्या करना है, n + l रूल लगाना है सीधा, ठीक है, n + l रूल लगाना है। जिसकी n + l की वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर आएगी, उसकी ऑर्बिटल की एनर्जी भी ग्रेटर होगी। इसी वजह से अगर दो ऑर्बिटल की n + l की वैल्यू क्या आ जाती है, सेम आ जाती है, किन्हीं दो ऑर्बिटल के लिए n + l की वैल्यू क्या आ जाती है, सेम आ जाती है, तब आपने क्या देखना है कि किसके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या n की वैल्यू ग्रेटर है, तब उस ऑर्बिटल की एनर्जी हम ज़्यादा कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया आपका एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स, किस तरह से हम डिसाइड करते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि किस तरह से हम फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं किसी भी ऑर्बिटल्स में, ठीक है। रूल फॉर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल, ठीक है। तो कुछ रूल्स हैं इलेक्ट्रॉन्स फिल करने के लिए ऑर्बिटल्स में, कि उन रूल्स को फॉलो करके हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं। तो इसमें सबसे पहला रूल क्या होता है, अबाव रूल होता है। सबसे पहला रूल क्या होता है, अबाव रूल होता है आपका। तो इसको क्या बोलते हैं, बिल्डिंग अप रूल भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये रूल सिंपली क्या कहता है कि आपने पहले क्या करना है, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स को फिल करना है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स विल बी filled first in lower energy orbitals. After that, keep moving in energy order of orbitals. Energy order of orbitals, ठीक है। तो लैंग्वेज तो आपकी कुछ भी हो सकती है, सिंपल कहने का मतलब क्या है, आप रूल हमें क्या कहना चाह रहे हैं कि फर्स्ट फिल
lower energy orbital, then after we will move towards higher energy orbital। ठीक है ना। पहले आपको क्या करना है, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन की फिलिंग स्टार्ट करनी, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आपका लोअर एनर्जी का ऑर्बिटल पूरी तरह से फिल हो जाता है, उसके बाद आपको क्या करना है, हायर एनर्जी ऑर्बिटल में जाना है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि आपने पहले हायर एनर्जी का ऑर्बिटल फिल कर दिए, उसके बाद आप लोअर एनर्जी का ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हो। ठीक है, तो ये सबसे बेसिक रूल हो गया आपका इलेक्ट्रॉन फिलिंग का। नेक्स्ट रूल आता है आपका पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है। तो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के दो स्टेटमेंट है वैसे तो। फर्स्ट स्टेटमेंट ये कहता है कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स, कि किन्हीं भी जो आपके दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे किसी भी एटम में, उनका क्या है, जो चारों के चारों क्वांटम नंबर्स हमने पढ़े हैं वो कभी भी सेम नहीं हो सकते, एक ना एक क्वांटम नंबर तो डिफर करेगा ही, और मेनली वो स्पिन क्वांटम नंबर होता है जो कि डिफर करेगा। ठीक है, तो जो उसका सिंपल स्टेटमेंट है और जो हमारा इलेक्ट्रॉन फिलिंग के काम में आता है वो ये है कि ओनली टू इलेक्ट्रॉन्स में एग्जिस्ट इन सेम ऑर्बिटल एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स मस्ट हैव अपोजिट स्पिन। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपने ध्यान में रखना है, ओनली टू इलेक्ट्रॉन्स में एग्जिस्ट इन सेम ऑर्बिटल एंड these electrons must have opposite spin। ठीक है, कि मतलब आपको क्या करना है, किसी एक ऑर्बिटल में, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहना चाह रहा है कि किसी एक ऑर्बिटल में आपके केवल दो इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, और वो दो इलेक्ट्रॉन्स भी कैसे होंगे, हमेशा अपोजिट स्पिन में होंगे। कहने का मतलब आप इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे फिल नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसे फिल नहीं कर सकते या फिर ऐसे फिल नहीं कर सकते। आपने क्या करना है कि एक ऑर्बिटल में केवल मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है एक ऑर्बिटल की, टू इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई करने की, और उस वो भी कैसे होंगे, एक अपर स्पिन में होगा और एक लोअर स्पिन में होगा। ठीक है, तो आपने ये ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट रूल है इसी इलेक्ट्रॉन फिलिंग का, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, तो ये रूल अपने आप में क्या कहता है कि पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू सेम सबसेल डज नॉट टेक प्लेस until each orbital belonging to that subcell has got one electron each, that is singly occupied। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि पहले आपने लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल्स को फिल करना है, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स को फिल करना है अबव प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए, है ना। लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स को फिल करोगे आप, ऑर्बिटल्स फिल्ड फर्स्ट। ठीक है, ये तो रूल है हमारा अबव प्रिंसिपल का। इसी का थोड़ा सा एक्सटेंशन है आपका हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ये क्या कहता है कि आपके जो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, जो आपके डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं ऑफ सेम सबसेल, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स ऑफ सेम सबसेल will be will first singly occupied, then after pairing will take place, will take place। ठीक है, तो ये इसका सिंपल स्टेटमेंट हो गया कि अगर मान लीजिए आपका क्या है, सेम सबसेल, मान लीजिए हम ले लेते हैं 3p। ठीक है, कोई 3p है हमारा, 3p सबसेल है। तो अब आपको पता है कि जो हमारा p सबसेल होता है उसमें 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, हमारे। मान लीजिए मैंने 3p लिया है, तो एक 3p x हो जाएगा, एक 3p y हो जाएगा, एक 3p z हो जाएगा। तो इनकी एनर्जी क्या है, सभी की इक्वल होती है। अब ऐसे में जब आप इलेक्ट्रॉन्स फिल करोगे, मान लीजिए हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने के लिए, तो पहले हम पहले मान लेते हैं कि हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने के लिए, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स पहले सिंगली ऑक्यूपाई करे जाएंगे, कि एक एक इलेक्ट्रॉन सभी ऑर्बिटल्स में भरे जाएगा क्योंकि इन सब की एनर्जी इक्वल है। आफ्टर दैट अगर इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, जब
सभी ऑर्बिटल जैसे 3 ऑर्बिटल्स अवेलेबल है यहाँ पर 3p सब शेल में, जब ये पूरी तरह से सिंगली ऑक्यूपाइड हो जाएंगे तब पेयरिंग स्टार्ट होगी। कहने का मतलब अगर आपको एक इलेक्ट्रॉन है केवल तो ये इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। फिर अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो इस तरह से भरे जाएंगे, ना कि आप क्या करो कि पहले ही 3px वाले में ही दोनों इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दो, ठीक है। अगर ऐसा कर रहे हो तो आप हुंस रूल का वायलेशन कर रहे हो, ठीक है ना। ये हुंस रूल कुछ नहीं है, ये हुंस रूल एक तरह से क्या है, रिपल्सन को ध्यान में रख के बनाया गया कि अगर आप क्या है, जब तक आप इलेक्ट्रॉन्स को क्या है दूर दूर रख सकते हो तो वो अच्छा है, क्योंकि जब वो पास होंगे तो रिपल्शन करेंगे और किसी भी ऑर्बिटल की एनर्जी या एटम की एनर्जी को इंक्रीज कर देंगे, ठीक है ना। तो जब तक आप यहाँ पे स्पेस अवेलेबल है तो क्या होगा, सिंगल ही इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कराया जाएगा, ठीक है। तो पहले एक इलेक्ट्रॉन, फिर सेकंड इलेक्ट्रॉन इस तरह से 3p में चला जाएगा, फिर थर्ड 3pz में। अब 3 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई हो चुके हैं, कहने का मतलब अब आपने ऑर्बिटल सिंगली ऑक्यूपाइड कर दिए हैं। तो अब जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आएगा, फोर्थ इलेक्ट्रॉन, अब वो पेयरिंग करेगा, और जब पेयरिंग करेगा तो क्या होगा, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ध्यान में रखेगा कि ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अपोजिट स्पिन में ही पेयर होगा, ठीक है ना। अब 2 से ज़्यादा नहीं आ सकते। अब जब फिफ्थ इलेक्ट्रॉन होगा तो वो नेक्स्ट ऑर्बिटल में जाएगा, इसी तरह सिक्स्थ होगा वो नेक्स्ट ऑर्बिटल में जाएगा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि हुंस रूल क्या कहना चाह रहे हैं। तो इस तरह से हमारे ये 3 बेसिक रूल है जिसका ध्यान रख के हम क्या कहें, किसी भी अपने एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, ठीक है। तो जनरली आपको क्या है, कॉपर, या अगर इस बेस पे पूछा जाएगा तो कॉपर और क्रोमियम की पूछ लेते हैं, क्योंकि उनकी थोड़ी क्या होती है, एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, ठीक है। और क्या होता है कि जो आपके हाफ फील्ड होते हैं, हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड, हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, ये क्या होती है, एक्स्ट्रा स्टेबल होती है, एक्स्ट्रा स्टेबल या स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। क्यों, क्योंकि इसमें दो तरह से स्टेबिलिटी मिलती है। एक तो होता है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसके पीछे क्या रीजन है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और सेकंड है एक्सचेंज एनर्जी, ठीक है। तो इन दो फैक्टर की वजह से इनको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलती है, ठीक है। कि इसमें क्या है, आपका सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन का प्लेस ले सकता है, और इसी तरह से जब ये क्या है, एक दूसरे का प्लेस एक्सचेंज करते हैं तो वहाँ से एनर्जी रिलीज होती है, तो ओवरऑल एटम की एनर्जी क्या होती है, लोअर हो जाती है, तो वहाँ से स्टेबिलिटी मिलती है। तो इसी वजह से हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड क्या होते हैं, एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। और ये ध्यान रखना, अगर ये पूछ लिया जाए कि कंप्लीटली फील्ड और हाफ फील्ड में से कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, तो कंप्लीटली फील्ड ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो जाता है, क्योंकि जो जो टॉपिक दिए थे हमने कवर कर लिए, ठीक है। आपने रूल्स फॉर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी देख लिया, किस तरह से हम फिल करते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स तो आप कर ही लोगे, ठीक है ना, इन्हें रूल को फॉलो करके। जनरली जो आपसे पूछा जाएगा वो इसी का पूछा जाएगा, ठीक है ना। कॉपर और क्रोमियम का पूछ लिया जाएगा, अगर पूछना ही होगा उन्हें तो। कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 होता है, तो इसके लिए आप लिखोगे क्या हो जाएगा, 1:2 2:2 2p6 3:2 3p6 4:2, फिर उसके बाद क्या है 3d9, ठीक है। इन जनरल अगर हम ये लिखेंगे तो इस तरह से लिख देंगे, ठीक है ना। ठीक है, अभी हम देखो इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं। टोटल एटॉमिक नंबर 29 है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स भी 29 हो गए, है ना। तो अगर हम काउंट करते हैं इसके इलेक्ट्रॉन्स, मान लीजिए हमने 29 फिल करने चाहे तो इन जनरल हमें ऐसे फिल करने चाहिए कि 2 2 4 2 6, कितने हो गए, 10 हो गए यहाँ पर, 12 18 20, फिर 9 इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ गए, 29, ठीक है ना। ये सब तो आपको पता ही होगा कि क्यों इस तरह से इलेक्ट्रॉन फिल किए जा रहे हैं। जो एस ऑर्बिटल है उसकी कैपेसिटी, उसमें क्या, इसमें एस सबशेल में केवल एक ही ऑर्बिटल है ना, तो इसमें हमने
2 इलेक्ट्रॉन्स फिल किए। इसी तरह से यहाँ पे 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल किए। अब p में हमें पता है कि 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो इसलिए 6 फिल हो रहे हैं, ठीक है ना। इस तरह से चल रहा है ये। अब d में क्या होते हैं, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। 5 पे क्या हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो d ऑर्बिटल की या d सब शेल की जो कैपेसिटी है वो 10 की है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब 9 इलेक्ट्रॉन्स बचे थे, तो हमने 9 लिख दिए। पर क्या होता है, ये 4s और 3d की एनर्जी काफ़ी क्लोज होती है, तो एटम कुछ इस तरह से अपनी एनर्जी को एक तरह से कह लो अरेंज करता है कि जो हमारा जो ये 4s है ये फुल्ली फिल्ड ना होके क्या हो जाता है, हाफ फिल्ड हो जाता है। हाफ फिल्ड हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या है, केवल एक ही इलेक्ट्रॉन आता है, और जो एक इलेक्ट्रॉन है इसका वो यहाँ पे चला जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, 3d10 बन जाता है, ठीक है। तो जो एग्जैक्ट रियल इसमें कॉपर की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 4s2 3d9 ना होके 4s1 3d10 होती है, ठीक है। इसी तरह अगर आप क्रोमियम के लिए देखोगे, क्रोमियम के लिए इसका एटॉमिक नंबर है 24। तो अगर हम इन जनरल उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इस तरह से होनी चाहिए कुछ, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4, इस तरह से होनी चाहिए। काउंट करिए इलेक्ट्रॉन, देखो 2 2 4 2 6 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 12 18 20 और 24, ठीक है। पर इसमें भी वही कंसेप्ट रहता है कि क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से एनर्जी इनकी क्लोज अप्रॉक्स है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव करके कहाँ चला जाता है, डी में चला जाता है, ये 4s1 हो जाता है और ये 3d5। अब ये देखो, ये भी हाफ फील्ड है और ये भी हाफ फील्ड है, तो इनको काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी मिल जाती है। ऐसे ऊपर वाले केस में था कॉपर में, ये भी हाफ फील्ड हो गया था और ये फुल्ली फील्ड हो गया था, ठीक है। तो इस तरह से इनमें होता है, बाकी सबकी नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चलती है, ठीक है ना। तो ये आपका जो फर्स्ट यूनिट है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो इस सिलेबस में डाला गया है, जो आपका ये सब्जेक्टिव मेंस पेपर होने वाला है, तो उसमें इतने ही टॉपिक रखे गए, तो उससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और आप इसके दोनों लेक्चर आप देख लेना, है ना। इससे अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा तो वहाँ पे भी देख लेना, इसको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको, और ये भी देख लेना। बाकी इसकी पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए होगी शॉर्ट में पढ़ने के लिए, तो वो भी आपको यहीं वीडियो के लिंक में मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन में। और हाँ, आप क्या है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इसको लाइक करिए, है ना। चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। और आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है अपनी प्रिपरेशन में, तो मुझे कमेंट करके आप बता भी सकते हैं एंड में, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट चैप्टर है इसी में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो दिया हुआ है टॉपिक, वहाँ से हम कवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।